नमस्कार दोस्तों, मिथकों से विज्ञान तक के इस सफर में आपका स्वागत है। अब तक के 2 एपिसोड्स में हमने जाना कि एक ही तरीके के शाश्वत और ब्रह्मांडीय प्रश्नों का हल धर्म और विज्ञान अपने-अपने तरीकों से किस तरीके से देने का प्रयास करते हैं। धर्म अपने जवाबों में आस्था और कल्पना का सहारा लेता है, जबकि विज्ञान तर्कों और आंकड़ों का। यह इस सीरीज का तीसरा और अंतिम भाग है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और लाइक और शेयर भी करें। आइए हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान हमें क्या बताना चाहता है। बुद्धिमान मानव का सफर। ऐसे सवाल मानव बार बार पूछता रहा है कि ब्रह्मांड का आकार क्या है, ब्रह्मांड किन नियमों पर चल रहा है, धरती, सूरज, चांद, तारे कैसे बने, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे कैसे पैदा हुए। विज्ञान ने भी ये सवाल बार बार पूछे। तो क्या विज्ञान को इन सवालों के सही जवाब एक बार में ही मिल गए थे? क्या विज्ञान यह दावा कर सकता है कि किसी महान वैज्ञानिक ने इनके जवाब प्राचीन काल में दे दिए थे और बाद की नस्लें उन्हें समझ ही नहीं पाईं? विज्ञान में यह दावा किया ही नहीं जा सकता कि डीएनए की खोज किसी ऋषि या किसी महापुरुष ने हजारों साल पहले कर ली थी, या गति के नियम का विकास के सिद्धांत को अरस्तु या आर्यभट्ट ने खोज लिया था। यह दावा भी नहीं किया जा सकता कि वैज्ञानिक प्राचीन विद्वानों, ऋषि मुनियों की बातें, किताबें हजारों साल तक पढ़ते रहे, जिनमें ये राज छुपे थे, पर उन्हें समझ नहीं पाए। तब न्यूटन या डार्विन ने चुपके से उनके ग्रंथों में ये सिद्धांत पढ़े और उन्हें अपनी किताबों में लिखकर अपने नाम से मशहूर कर दिया। अगर ऐसा होता तो सारे वैज्ञानिकों से कहा जाता कि पुराने ग्रंथ ढूंढें, उन्हें पढ़ें, क्योंकि वहां सारे जवाब मौजूद हैं। ऐसा कोई भी प्रस्ताव देने वाले को विज्ञान की दुनिया में सिरफिरा ही कहा जाएगा। गौहर राजा यहाँ हमें यह समझाना चाहते हैं कि यदि प्राचीन ग्रंथों में ही सारा ज्ञान भरा पड़ा होता, तो वैज्ञानिक इतने अहंकारी भी नहीं है कि उन ग्रंथों को न पढ़ते। अब तक सारे ग्रंथों को ऊपर से नीचे तक छान लिया जाता और उसमें जो कुछ भी है सब निकाल लिया गया होता। विज्ञान में नए आंकड़ों, नए शोधों और नई खोज से नया सच सामने आता है। वह पुराने सच की जगह ले लेता है। बिग बैंग हो या फिर धरती पर जीवन के विकास तक पहुंचने की कहानी, दोनों लगभग एक जैसी है। ये सवाल बार बार पूछे गए और जैसे जैसे नए अवलोकन ने हमें नए आंकड़े तक पहुंचाया, वैसे वैसे नई जानकारी ने नए नए वैचारिक मॉडलों को जन्म दिया। ये मॉडल अपने समय की वैज्ञानिक कसौटियों पर कसे गए और वैज्ञानिक पीछे मुड़े बिना बेहतर से बेहतर जवाब की खोज में लगे रहे। ज्ञान के विकास के साथ वैज्ञानिकों ने नई कसौटियों को जन्मा और जो कुछ पुराना था उससे चिपटे रहने के बजाय उसे इतिहास में डालते गए। विज्ञान में यह सिलसिला अब भी जारी है और हमेशा जारी रहेगा। धार्मिक मिथकों और वैज्ञानिक व्याख्या की रस्साकसी में अक्सर जीत धार्मिक मिथकों की ही हुई है। फिर भी आज न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो डार्विन के विकासवाद में विश्वास करते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को समझने से पहले लैमार्क के लैमार्कवाद को समझना बहुत जरूरी है। जॉन बैप्टिस्ट लैमार्क ने फौज की नौकरी छूटने के बाद कुछ वक्त चिकित्सा विज्ञान सीखने में लगाया। दिल नहीं लगा और बड़े भाई के जोर देने पर उसे छोड़कर सारा ध्यान फ्रांस के पेड़ पौधों का अध्ययन करने पर केंद्रित किया। अगले 10 साल तक लगातार पेड़ पौधों का अध्ययन किया। पहला लेख 1776 में छपा और उसके 2 साल बाद 3 खंडों में एक किताब छपी। इस किताब के छपते ही उन्हें फ्रांस के वैज्ञानिक दायरे में इज्जत की नजर से देखा जाने लगा। इस किताब में न सिर्फ पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों की व्यवस्थित सूची है, बल्कि लैमार्क ने उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखने का, यानी वर्गीकरण करने का ऐसा तरीका भी निकाला था जिसे अलग अलग जातियों को पहचानने और उन पर वैज्ञानिक शोध के लिए इस्तेमाल करने के लिए उपयोगी हो। अगले साल उन्हें फ्रांस के एकेडमी ऑफ साइंस का सदस्य चुन लिया गया। उन्हें शाही वनस्पति शास्त्री नियुक्त किया गया और उन्हें यूरोप के लगभग सभी वनस्पति उद्यानों और संग्रहालयों की यात्रा करने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने उन दुर्लभ पौधों को इकट्ठा किया जो फ्रांस के रॉयल गार्डन में उपलब्ध नहीं थे। बॉटनी शब्द को वनस्पति विज्ञान के अर्थ में पहली बार इस्तेमाल करने का श्रेय लैमार्क को ही जाता है। अभी तक लैमार्क को यकीन था कि पेड़ पौधों और जानवरों की उत्पत्ति अचानक हुई है, उनका आसपास से कोई रिश्ता नहीं है, जैसा कि उस दौर के धार्मिक, वैज्ञानिक और आम लोग मानते थे। यही धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा था कि सर्वशक्तिमान ने सभी जैव प्रजातियों को अलग अलग बनाया है। धीरे धीरे पेड़ पौधों के वर्गीकरण से लैमार्क की नजरों के सामने यह बात साफ होती जा रही थी कि विभिन्न प्रजातियों का आपस में रिश्ता है। इस सोच में एक बड़ा मोड़ तब आया जब फ्रांस के इंकलाब के दौरान शाही संग्रहालय में भी बदलाव आने शुरू हुए। उसका नाम बदला गया, प्रोफेसर के पद निर्धारित किए गए और लैमार्क को
अकशेरुकी यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों की देखभाल के लिए जंतु विज्ञान का क्यूरेटर और प्रोफेसर नियुक्त किया गया। अगले 6 साल तक वह विविध जैव प्रजातियों के रिश्तों पर काम करते रहे। लैमार्क ने दावा किया कि जीवन जैसा विविधतापूर्ण आज हमारे सामने है, वह 2 अलग-अलग प्रकार के कारणों का परिणाम है। यह विकास के रास्ते पर क्रमिक रूप से विविधतापूर्ण होता गया है। उन्होंने पहले कारण को जीवन की शक्ति या संगठन को तेजी से जटिल बनाने की प्रवृत्ति कहा, जबकि उन्होंने दूसरे को विशेष परिस्थितियों अर्थात पर्यावरण के प्रभाव के संशोधित प्रभाव के रूप में वर्गीकृत किया। उन्होंने जो प्रणाली पेश की, उसकी प्राथमिक विशेषता यह थी कि विभिन्न वर्गों के सभी जीवधारियों को बढ़ती हुई जटिलता के एक पैमाने पर चिह्नित किया जा सकता था, जो सबसे पहले सूक्ष्म जीवों से शुरू होकर जटिल स्तनधारियों तक जाता था। दूसरे सिद्धांत में लैमार्क का मानना था कि यदि किसी खास गुण का प्रयोग माता-पिता अधिक रूप में करते हैं, तो वह विरासत में उनके बच्चों को मिल जाती है। जैसे लोहा पीटने वाले लोहार के बच्चों की मांसपेशियां भी मजबूत ही होंगी। आने वाले वक्त में लैमार्क के दोनों सिद्धांत जब वैज्ञानिक विधि की कसौटी पर कसे गए, तो ज्यादातर सबूत इन सिद्धांतों के खिलाफ थे। जीवन के विकास का सिद्धांत आगे चलकर नए मोड़ पर पहुंचा और इस मोड़ के लिए विज्ञान को डार्विन का इंतजार करना पड़ा। आगे सुनिए डार्विन और डार्विनवाद। डार्विन और शायद विज्ञान की भी सबसे महत्वपूर्ण घटना थी डार्विन द्वारा HMS बीगल, जो एक जहाज था, की यात्रा। डार्विन ने इस जहाज पर लगभग 5 वर्षों तक एक लंबी यात्रा की थी और इसी यात्रा का परिणाम था डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत। HMS बीगल को दक्षिण अमेरिका के तट की जानकारी इकट्ठा करनी थी, ताकि उस महाद्वीप के बेहतर नक्शे बनाए जा सके और प्राकृतिक संपदा का ब्यौरा तैयार किया जा सके। जहाज को धरती का चक्कर लगाकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका को छूते हुए 2 साल में लौट आना था, मगर इस अभियान में 5 साल लगे। डार्विन का और इस पूरे अभियान की खोज का प्रमुख उद्देश्य भूविज्ञान था, इसलिए भूविज्ञान पर डार्विन के नोट्स उनके जीव विज्ञान के नोट्स से लगभग 4 गुना ज्यादा थे। भूविज्ञान भी उनके दिल में उतना ही करीब था जितना जीव विज्ञान। वैसे तो इस सफर में डार्विन ने जो भी अनुभव हासिल किए, उन्होंने उनके विचार पर गहरा असर डाला, मगर गैलापागोस द्वीप समूह इस कहानी में खास हैसियत रखता है। डार्विन ने इस सफर को जब शुरू किया था, तब वह प्रकृतिवादी यानी नेचुरलिस्ट थे। यानी उनका यकीन था कि इस धरती और इस पर बसने वाले हर प्राणी को ईश्वर ने रचा है। हर प्राणी में कुछ बदलाव तो आता है, जैसा कि लैमार्क ने कहा था, मगर प्राणियों की अलग-अलग प्रजातियों के बीच ऐसी दीवारें हैं जो पार नहीं की जा सकती। परंतु अपनी यात्रा में डार्विन ने जो कुछ भी देखा, उससे इन मान्यताओं का खंडन हो रहा था। उन्हें स्पष्ट रूप से लग रहा था कि प्राणियों के बीच कोई इतनी मजबूत दीवार तो नहीं है, और यदि कोई दीवार नहीं है, तो उनके मन में यह स्वाभाविक प्रश्न उठा कि क्या सभी प्रजाति एक दूसरे के रिश्तेदार हैं? अगला बड़ा सवाल यह था कि प्रजातियों में ये बदलाव हजारों लाखों वर्षों में धीरे-धीरे आते हैं, जैसा कि जीवाश्म का अध्ययन बता रहा था। तो क्या यह धरती हजारों लाखों साल पुरानी है? वास्तव में उस दौर में यह आम विचार था कि यह धरती लगभग 6000 वर्ष पहले ही पैदा हुई है। जब डार्विन सफर से वापस लौटे, तो ऐसा न जाने कितने सवाल उस खजाने के साथ लिपटे हुए थे, जो वह अपने साथ जमा करके लाए थे। इन सवालों से जूझने के लिए एक जिंदगी काफी नहीं थी। आज ही वैज्ञानिक दुनिया भर में इन सवालों के बेहतर से बेहतर जवाब तलाश रहे हैं। विज्ञान में सवाल पूछना ज्ञान की सीमा को छूने का पहला कदम होता है, पर जवाब तलाश करने के लिए रास्ता लंबा हुआ करता है। सबूत इकट्ठे करना भी काफी नहीं होता, उन्हें अपने जमाने की आधुनिक जानकारी और वैज्ञानिक विधि की कसौटी पर परखना भी पड़ता है। इस डगर पर चलने वालों को दोहरा डर लगा रहता है। एक तरफ तो यह डर होता है कि कहीं कोई गलती या कमी तो नहीं रह गई, और दूसरी तरफ जो निष्कर्ष खोजे गए हैं वे वैज्ञानिकों और समाज की आम धारणा से टकराकर परेशानी न पैदा कर दें। डार्विन ने अपनी 5 वर्ष की इस लंबी यात्रा में जो अवलोकन और अनुभव किए, उसके आधार पर प्रजातियों के उद्गम के बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी। यह किताब इतनी प्रचलित हुई कि डार्विन की जिंदगी में ही इसके 6 संस्करण छप चुके थे। आखिर क्या था इस किताब में? डार्विन की यह किताब कह रही थी कि हर प्रजाति में उसके सदस्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये भिन्नता उन्हें पिछली पीढ़ी से मिलती है। प्रजाति के उन सदस्यों के जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना कम होती है जिनके गुण पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते, जबकि पर्यावरण के अनुकूल गुणों विशेषताओं वाले सदस्य जीवित रहने की अधिक संभावना रखते हैं।
इस तरह उनकी नस्ल बढ़ने की संभावना भी ज्यादा होती है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आबादी अपने वातावरण के अनुकूल होने लगती है और अंततः ये विशेषताएं जमा हो जाती हैं और नई प्रजातियों का जन्म होता है। इस प्रक्रिया को उन्होंने प्राकृतिक चयन का नाम दिया। डार्विन ने यह सुझाव भी दिया कि अलग-अलग प्रजातियां एक सामान्य पूर्वज से विकसित हो सकती हैं। इस दावे के लिए उनके पास कई सबूत थे। सबसे अहम सबूत गैलापागोस द्वीप समूह पर विकसित होने वाली फिंच नामक चिड़िया। इस चिड़िया की 12 अलग-अलग प्रजातियां थीं, जिन्हें वातावरण के बदलाव ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकसित किया था। विकास का यह सिद्धांत कह रहा था कि जीवन की सारी शक्लें सारी प्रजातियों में न सिर्फ संबद्ध है, बल्कि वे सब जीवन के एक सरल रूप से विकसित हुई हैं। डार्विन ने अपना सिद्धांत तब पेश किया था जब डीएनए की खोज भी नहीं हुई थी। आधुनिक विज्ञान डीएनए को जीवन की इकाई मानता है और इसी में बदलावों को क्रमिक विकास का आधार भी मानता है। डार्विन ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि इंसान बंदर, ओरांगुटान या गोरिल्ला से पैदा हुआ है। इस विचार के फैलने में सबसे बड़ा दोष उस कार्टून को जाता है जो डार्विन की किताब मनुष्य का अवतरण के छपने के 1 साल बाद छपा। इसमें उनका चेहरा एक बंदर के बदन पर लगा दिया गया था। लेकिन इस विचार के विस्तार की कुछ जिम्मेदारी तो उन वैज्ञानिकों पर भी जाती है जिन्होंने विकास के सिद्धांत को आम लोगों तक पहुंचाने की जल्दी में इस बात को अक्सर दोहराया कि बंदर हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने निष्कर्ष जरूर निकाला कि मानव का विकास अफ्रीका के जंगलों में शुरू हुआ था, जहां बंदर, ओरांगुटान या गोरिल्ला की प्रजातियां विकसित हुई। डार्विन का प्रजातियों के क्रमिक विकास का सिद्धांत इतना मजबूत विचार था कि इसने पिछली करीब 2 शताब्दियों में सामाजिक विचारधाराओं को बदला, नई विचारधाराएं पैदा की, विज्ञान में नए शोध के रास्ते खोले और नए अध्ययन के कई विषयों को जन्म दिया। ज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे इस विचार ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से छुआ न हो। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की खाई तो खत्म ही कर दिया। आज चिकित्सा हो या पर्यावरण, अनुवांशिकी या इतिहास, कृषि हो या दवाओं का उत्पादन, राजनीति हो या न्याय प्रणाली, सभी को प्रभावित किया है डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने। विज्ञान रुकता नहीं, ठहरता नहीं, इसलिए डार्विन ने जो निष्कर्ष निकाले उनमें आगे आने वाली नस्लों ने सुधार किया और गलतियों को ठीक भी किया। आज का दौर आनुवांशिकी और विकास मूलक जीव विज्ञान का दौर है। इसे विशेषज्ञ नव डार्विनवाद भी कहते हैं। डार्विन ने इस बात पर जोर दिया था कि वातावरण का बदलाव ही प्रजातियों के विकास का कारण है। नव डार्विनवाद अब शुरू हुआ है जब वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया के कई और कारण भी खोज निकाले हैं। मानव जीनोम परियोजना के तहत लगभग दुनिया के सभी हिस्सों से सभी आनुवांशिक सामग्री को क्रमबद्ध कर इकट्ठा किया गया। इस पर शोध करने वाले कोस्कीय मनोवैज्ञानिकों ने साबित किया कि अफ्रीका आधुनिक मानव प्रजाति का पालना है। यही मानव जाति का विकास हुआ और यहीं से नस्ल दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैली। डार्विन की यह बात भी साबित हो चुकी है कि जीवन एक कोशिका वाले जीवों से शुरू होकर विकास की सीढ़ियां तय करता हुआ अलग अलग और जटिल प्रजातियों की रचना करता रहा है। इसके बावजूद अक्सर सुनने को मिलता है कि इंसान बंदर से बना है, तो फिर सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? हमारे देश में एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने या मेरे पूर्वजों ने बंदर को इंसान में परिवर्तित होते नहीं देखा, इसलिए प्रजातियों के विकास का सिद्धांत गलत है और इससे पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए। इस वाक्य में पहला दावा ही वैज्ञानिक तौर पर गलत है, तो वाक्य के दूसरे हिस्से का सही होने का सवाल ही नहीं। प्रजातियों के विकास का सिद्धांत हरगिज यह नहीं कहता कि इंसान बंदर, गोरिल्ला या ओरांगुटान से बना है। डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत इस तरीके से समझा जा सकता है कि जीवन कई शाखाओं वाला एक बड़ा वट वृक्ष है या बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ और तना तो एक ही है, लेकिन इससे कई शाखाएं और फिर शाखाओं से भी कई शाखाएं निकलती चली गई हैं और अंततः किसी एक पत्ते का विकास हुआ है। कोई एक पत्ता अपने तने और फिर वो तना अपनी शाखा और वो शाखा मूल जड़ से जुड़ी हुई है। सभी पत्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से सारे पत्ते एक ही तने और जड़ की वंशज हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम ये कहते हैं कि इंसान बंदरों से बना हुआ है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इंसानों के पूर्वज बंदर, गोरिल्ला या ओरांगुटान है, बल्कि इन सभी के पूर्वज कोई एक समान प्रजाति हो सकती है। यानी जिससे बंदरों का विकास हुआ उसी से इंसानों का भी विकास हुआ। ये सारे एक ही पेड़ के अलग अलग पत्तियां या फल मान सकते हैं। विकास का यह सिद्धांत कहता है कि हजारों लाखों वर्षों में प्रकृति ने जीवन के इस खेल में बदलते वातावरण के साथ नए नए प्रयोग किए और जीवन के विभिन्न आकारों को जन्म दिया। हाँ, वक्त के साथ वातावरण बदला तो जीवन की हजारों लाखों शाखाएं लुप्त जरूर होती गईं और इतिहास के पन्नों में अपना निशान छोड़ गईं। जीवन के विकास की
इस पेड़ की जड़ में है धरती, उसका वातावरण और सबसे पहले पैदा होने वाले जीव जो हमारे सबसे पुराने पूर्वज हैं। इस हिसाब से अगर सोचें तो हम सबके पूर्वज कीड़े मकोड़े निकलेंगे, बंदर या गोरिल्ला नहीं। जब करोड़ों सालों में जीवन की वह शाखा फूटी जिसे हम स्तनधारी जीव कहते हैं, तो इनसे भी दो बड़ी शाखाएं निकली। एक शाखा थी खुर वाले जानवरों की जो धरती पर रहते थे, और दूसरी थी प्राइमेट्स। प्राइमेट्स की शाखा दूसरे स्तनधारी जानवरों से आज से लगभग 85 मिलियन साल पहले अलग हुई। यह वे स्तनधारी थे जिन्होंने पेड़ पर रहना सीख लिया था। इनके मस्तिष्क का आकार शरीर के आकार की तुलना में बड़ा था। इनमें थे गिबन्स, ओरांगुटान, गोरिल्ला व चिंपांजी। ये सभी हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। अगर हम इसे विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारे पूर्वजों की शाखाएं जो मानव के उदय से पहले फूटी और हमारे विकास का अहम हिस्सा हैं, वे हैं होमोनिड, होमोनिन और होमोनिने। वैज्ञानिकों के अनुसार होमोनिन ने अब से लगभग 6 से 7 मिलियन वर्ष पहले दो पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू किया। दो पैरों पर चलना एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब खाना इकट्ठा करने के लिए और उसे दूर तक ले जाने के लिए हाथ आजाद थे। दो पैरों पर दूर तक चलना, दौड़ना और शिकार करना आसान था। अब इसमें कम ऊर्जा लगने लगी। रीढ़ की हड्डी सीधी होती गई और दूर तक देखने की क्षमता भी बढ़ गई। चेहरे का आकार बदलने लगा। खोपड़ी के खोल में कहीं ज्यादा बड़े दिमाग के लिए जगह पैदा हो गई। इन परिवर्तनों की शुरुआत लगभग 3.3 मिलियन वर्ष पहले हो गई थी। अजीब कारखाना है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 1 लाख किलोमीटर से अधिक अंतर संबंध होते हैं और इसकी अनुमानित भंडारण क्षमता 1012 इंटू 1.2.5 बाइट्स है। इन प्रभावशाली संख्याओं ने इस विचार को जन्म दिया कि हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं असीमित हैं। किसी जीव की अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी को संसाधित करने की क्षमता विकास के पीछे एक प्रेरक शक्ति रही है। जिस जीव का मस्तिष्क जितनी अधिक जानकारी प्राप्त करता है और जितनी तेजी से वह इस जानकारी को संसाधित कर सकता है, वे जीव उतने ही पर्याप्त रूप से अपने पर्यावरण में जीवन गुजारने के लिए सक्षम होगा। मस्तिष्क द्वारा पर्यावरणीय चुनौतियों का सही आकलन और सही प्रतिक्रिया उसके जिंदा रहने और बचने की संभावना को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। अन्य स्तनधारी जीवों के दिमाग की तुलना में मानव मस्तिष्क दो तरह से बेहतर है। एक तो यह सारे प्राइमेट्स यहाँ तक कि व्हेल और हाथियों के मुकाबले भी बहुत ज्यादा किफायती आकार का है। दूसरे यह कि इसमें सबसे अधिक न्यूरॉन्स हैं। मानव मस्तिष्क शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन इसके उपापचयी भार मेटाबॉलिक का 20% और मांसपेशियों की तुलना में प्रति ग्राम 10 गुना अधिक है। इसे यदि आसान भाषा में कहें तो यदि पूरे शरीर को चलाने के लिए 40 वाट ऊर्जा की जरूरत होती है, तो अकेले दिमाग को चलाने के लिए 20 वाट ऊर्जा की जरूरत होती है। अमूर्त सोच की क्षमता और मानव विकास। अमूर्त ऐसे शब्द के लिए प्रयोग होता है जिसकी सिर्फ कल्पना की जाती है और वास्तविकता में उसका होना थोड़ा मुश्किल होता है। मानव द्वारा आत्मा की परिकल्पना। जब मानव ने ब्रह्मांड और धरती से जुड़े सवाल पूछे होंगे, तो उसके सामने एक जटिल सवाल यह भी रहा होगा कि जीव और निर्जीव में क्या अंतर है। इसका जवाब देना आज की आधुनिक जानकारी और शोध के बाद भी आसान नहीं है। पर उस दौर में किसी ने इसका एक आकर्षक, आसान, लचीला और हमेशा के लिए कल्पना में रचा जाने वाला जवाब दिया। जानदार में आत्मा होती है और बेजान वस्तु में आत्मा नहीं होती। यानी अगर जीवित में से आत्मा निकल जाए तो वह निर्जीव हो जाता है। इस सरल व्याख्या में इतना लचीलापन था कि इसे लगभग सभी धर्मों और सभी जनजातियों ने अपना लिया। आत्मा की धारणा को तरह तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इंसानों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों, पेड़ पौधों में तो आत्मा हो सकती थी, पर अब चांद, सूरज, तारे, झरनों, हवा, नदियों और पत्थरों में भी आत्मा हो सकती थी। मजे की बात यह है कि इनमें से किसी को भी आत्मा रहित होने की सूची से बाहर किया जा सकता था। आत्मा एक स्वतंत्र इकाई थी और शरीर एक अलग इकाई। इन दो इकाइयों का मिलन जीवन का आधार था। यह कल्पना सदियों से हमारे धर्मों का आधार है ही। इसने हमारे इतिहास, सामाजिक ढांचे, भाषा, मुहावरों, संस्कृति, कलाओं, काव्यात्मकता और सोचने के तरीकों को भी ढाला है। विज्ञान और तकनीकी की उन्नति के बावजूद आत्मा के होने या ना होने का कोई प्रमाण नहीं मिल सका है। और दर्शन और धर्म सदियों से इस सवाल से जूझते रहे हैं कि आत्मा का निवास शरीर में कहाँ होता है, पर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। कुछ दार्शनिकों ने आत्मा को ज्ञान का दर्जा दे दिया और फिर परमात्मा को संपूर्ण ज्ञान कहकर इस सवाल को हल करने की कोशिश की, और आज भी ये कोशिश जारी है। आप भी प्रयास कीजिए, क्या पता भविष्य की पीढ़ियां आत्मा के इस प्रश्न को हल कर लें। कृषि क्रांति और सभ्यताओं का उदय।
आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे एक पौधे के जीवन चक्र की जानकारी ना हो। यही तो कृषि का आधार है। परंतु मनुष्य को यह जानकारी इकट्ठा करने में लगभग 1.5 लाख साल से ज्यादा समय लगा। एक बीज का जमीन पे गिरना, नमी पाकर अंकुरित होना, बड़ा होना, उसमें फूल आना, फल लगना और फिर अनेक बीजों के रूप में इस चक्र का पूरा होना। यह एक ऐसी महान खोज थी जिसे मानव समाज के विकास ही नहीं बल्कि हर तरह के बदलाव के लिए नए रास्ते खोल दिए। इस कृषि क्रांति ने मानव का प्रकृति पर निर्भरता को घटा दिया और दूसरे जानवरों से मानव को बिल्कुल अलग कर दिया। अब वह अपना खाना खुद पैदा कर सकता था। इस चक्र ने जो क्रांति पैदा की, उसकी छाप आज के समाज पर भी देखी जा सकती है। कृषि क्रांति ने मानव समाज के इतिहास में जो बदलाव किए हैं, उनकी बहुत लंबी सूची है। आगे गौहर राजा बताते हैं कि इसी तरीके से विज्ञान के विकास ने अवैज्ञानिक मान्यताओं और मॉडलों को धीरे-धीरे ध्वस्त करना शुरू किया। सबसे पहले धरती का समतल मॉडल ध्वस्त हुआ। समतल धरती के मॉडल में ऐसा माना जाता था कि धरती एक सपाट प्लेट के समान है, एक सपाट चकती के समान है और आकाश इस पर एक अर्ध गोले के रूप में रखा हुआ है और इसी अर्ध गोले में सूरज, चांद, सितारे सारे अपना चक्र पूरा करते हैं। विज्ञान ने इस मॉडल को ध्वस्त किया और आगे ब्रह्मांड का भूकेंद्रीय मॉडल आया, जिसमें यह माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। फिर इसके बाद ब्रह्मांड का सूर्य केंद्रित मॉडल आया, जिसमें यह माना जाता था कि पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। और वैज्ञानिक खोजें आज भी जारी हैं और यह सिद्ध किया जा चुका है कि ना तो पृथ्वी और ना ही सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड का यह मात्र एक छोटे से कण है। वैज्ञानिक खोज अभी भी जारी है और लगातार पुराने मॉडल ध्वस्त होते जा रहे हैं। विज्ञान तथाकथित धार्मिक पुस्तकों में लिखी अतार्किक मान्यताओं को ही नहीं बल्कि स्वयं वैज्ञानिक मान्यताओं को भी ध्वस्त करता जाता है, जो पुराने ज्ञान की कसौटी में सही मानी गई थी, परंतु आधुनिक जानकारी के प्रकाश में अब उसे सही नहीं माना जा सकता। मिथकों से विज्ञान तक का यह सफर अब लगभग समाप्ति की ओर है। मेरा अपना मानना है कि धर्म और विज्ञान की बहस सही या गलत की बहस नहीं है। वास्तव में यह तार्किकता और अतार्किकता का बहस है। धर्म ने भी अपने हिसाब से सवालों के उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन धर्म ने तथ्यों के बजाय कल्पना का सहारा लिया और विज्ञान भी उन्हीं सवालों के उत्तर देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह तथ्यों का सहारा ले रहा है। हाँ, यह जरूर है कि वह उपलब्ध तथ्यों के सहारे वैज्ञानिक व्याख्याएं कर रहा है। समय के साथ वैज्ञानिक तथ्य और अधिक उजागर होते जाते हैं और पुराने वैज्ञानिक व्याख्याएं भी गलत सिद्ध हो जाती हैं, परंतु वे तब भी तार्किक होती हैं। और विज्ञान जब भी कोई व्याख्या करता है तो वह इस बात के लिए खुला रहता है कि अगर भविष्य में कोई नया तथ्य प्रकाश में आता है तो वह अपनी विचारधारा बदलने के लिए तैयार है। और धर्म के बारे में विशेष बात यह है कि वह अपनी मान्यता या अपनी आस्था कभी भी बदलने के लिए तैयार नहीं होता। वह मानता है कि ईश्वर ने उसके तथाकथित धर्म ग्रंथ को और वो नियम कानून बनाए हैं जो कि अपरिवर्तनीय है और यह कभी गलत हो ही नहीं सकते। जबकि विज्ञान कहता है कि उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों के अनुसार मेरी ये व्याख्या है और यदि भविष्य की पीढ़ियां नए तथ्य और आंकड़ों के प्रकाश में इस व्याख्या में कोई बदलाव या परिवर्तन या बिल्कुल विरोध ही करती हैं, तब भी यह स्वीकार्य होगा। मैंने यथासंभव गौहर राजा की पुस्तक मिथकों से विज्ञान तक, ब्रह्मांड के विकास की बदलती कहानी का संपूर्ण सार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इस बात का भी प्रयास किया है कि कोई महत्वपूर्ण भाग छूट ना जाए। फिर भी पूरी पुस्तक कवर करना ऑडियो बुक के लिए संभव नहीं है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस पुस्तक को टेक्स्ट फॉर्म में जरूर पढ़ें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए यह एक बेहतरीन पुस्तक है। इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई पुस्तक की समीक्षा या सारांश के साथ। धन्यवाद।